ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय इतिहास पार्ट 2। उसमें हम मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। चोल में भी हम राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम चोल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। चोल प्रशासन की जानकारी अभिलेखों से, तत्कालीन साहित्य, विदेशी यात्रा के विवरण आदि से मिलती है। यानी हमने देखा, पहले भी देखा, गुप्त काल, मौर्य काल, हर्षवर्धन, सभी के काल के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? तत्कालीन साहित्य से, उनके समय के अभिलेखों से, और जो विदेशी यात्री उस समय यात्रा करने आए, जैसे चंद्रगुप्त के समय फाहियान आया, हर्षवर्धन के समय हेमसंग आया, तो उनके विवरण जो उन्होंने लिखा उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे ही चोल साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और चोल प्रशासन की विशिष्ट आर्थिक सांस्कृतिक विशेषता थी। इसमें केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ ग्रामीण और स्थानीय स्वायत्तता के अद्भुत संतुलन था। तो जो इसमें राजा का तो नियंत्रण था ही सही चोल प्रशासन में, साथ में शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रामीण और स्थानीय स्वायत्तता का अद्भुत संतुलन है। तो ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर भी एक तीसरा स्तर सरकार का था। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है केंद्रीय प्रशासन। तो चोल शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक और वंशानुगत था। राजतंत्रात्मक यानी राजा का शासन, वंशानुगत यानी एक राजा के बाद दूसरा उसी का पुत्र उसकी गद्दी पर बैठता था। राजा प्रशासन का प्रधान था, यानी जो प्रशासन की धुरी थी राजा के आसपास घूमती थी, यानी राजा ही सभी तरह के निर्णय करता था और उसकी सहायता के लिए अनेक अधिकारी गण थे। जो आज जैसे उसमें लोकतंत्र में भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होते हैं, वैसे ही चोल प्रशासन के समय में भी राजा की सहायता के लिए अनेक अधिकारी गण होते थे। अब राजा के जो निजी सहायक होते थे उसको कहा जाता था उदम कुटुंब। निजी पर्सनल सचिव को, सेक्रेटरी को क्या कहा जाता था? उदम कुटुंब। उच्च स्तरीय अधिकारी कहलाते थे पेरुंदरम, निम्न स्तरीय अधिकारी कहलाते थे सिरुतरम, और प्रधान जो सचिव होता था, मेन जो सचिव होता था, उसे कहा जाता था ओले नायकम। तो 4 नाम याद रखने आपको: उदम कुटुंब, पेरुंदम, सिरुंदम, ओले नायकम। उदम कुटुंब निजी, ओले नायकम प्रधान, और उच्च पेरुंदरम और निम्न सेरुतरम। अब आते हैं सैन्य संगठन पे। चोल नरेशों ने साम्राज्यिक सुरक्षा और विजयों की दृष्टि से विशाल सेना का गठन किया। यानी चोल साम्राज्य में भी सेना क्या थी? सुदृढ़ थी। जिसमें कौन सी सेना थी? पैदादी यानी पैदल, अश्वारोही घुड़सवार, गजारोही हाथी सेना। चोलों की स्थायी सेना में पैदल, गजारोही, अश्वारोही आदि सैनिक शामिल होते थे। कुंजिर मल्लर गजारोही दल को, कुद्दिरेच्चे वेगर अश्वारोही दल को, बिल्लीगढ़ धनुर्धारी दल को, सेगुंदर भाला से प्रहार करने में निपुण सैनिकों को, वेलोकोर राजा के अति विश्वसनीय अंगरक्षक को कहते थे। गजारोही दल के उसको कुंजिर मल्लर, अश्वारोही को कुद्दिरेच्चे वेगर, धनुर्धारी दल के उसके बिल्लीगढ़, और भाला से प्रहार करने वालों को सेगुंदर कहा जाता था। और जो निपुण सैनिकों को और वेलोकोर राजा के अति विश्वसनीय अंगरक्षक को कहा जाता था। सेना कहाँ रहती थी? गुल्मों में और छावनियों क्या कहते थे? कटगम। चोल सेना में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को नायक तथा सेनाध्यक्ष को महादंडायक कहा जाता था। यानी जो सेना बटी होती थी, अब उसमें जैसे पैदल सेना का जो नेतृत्व कर रहा है उसको नायक, और जो सभी सेनाओं के मेन से जो सेनापति होता था उसको कहा जाता था महादंड नायक। इसके जो चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। नौसेना हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राजाओं का जो वर्णन किया हमने पढ़ा, रामराज
प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों के समय की नौसेना प्रभावशाली थी। तो राजराज प्रथम ने नौसेना द्वारा उत्तरी श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप को विजित कर साम्राज्य विस्तार किया। अब श्रीलंका, मालदीव आज स्वतंत्र देश है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजेंद्र प्रथम की नौसेना ने अपनी विजय वैजयंती, गांगे क्षेत्र, सिंगल द्वीप, बंगाल की खाड़ी के पार, जावा, सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप पर फैला दी। यानी राजेंद्र प्रथम ने अपने साम्राज्य का और विस्तार करते हुए जावा, सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप यानी इंडोनेशिया तक पहुंच गए। इस समय बंगाल की खाड़ी चोल झील बन गई, यानी सब जगह क्या हो गया, चोलों का अधिकार हो गया। महाबलीपुरम तथा कावेरी पट्टनम मुख्य बंदरगाह थे। 1 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों कि मुख्य बंदरगाह कौन से थे? चोल बंदरगाह, महाबलीपुरम और कावेरी पट्टनम। अब हम देखते हैं न्याय व्यवस्था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्याय व्यवस्था में क्या होता था? सर्वोच्च न्यायाधीश। चोल अभिलेखों में राजा के धर्मासन का अंतिम न्याय प्राप्त करने के स्थान के रूप में उल्लेख है, जहां पर राजा तो न्याय व्यवस्था में जहाँ पर राजा धर्मासन भट्ट, जो कि स्मृति शास्त्र का ज्ञाता ब्राह्मण विद्वान होता था, नहीं ब्राह्मण जाति का विद्वान होता था, उसको कहा जाता था धर्मासन भट्ट, जो स्मृति शास्त्र का ज्ञाता होता था और वो राजा की न्याय करने में सहायता करता था। न्याय के क्षेत्र में न्याय के लिए नियमित न्यायालयों का गठन किया गया, यानी चोल प्रशासन के समय न्यायालयों का गठन किया गया। ग्राम न्यायालय और जातीय पंचायत का विधान था, यानी उस समय ग्राम न्यायालय होते थे और जो आज भी गांव में जो जातीय पंचायत होती थी वो उस समय चोल प्रशासन के समय भी हुआ करती थी। विवादों पर स्थानीय निगम निर्णय देते थे। गांव में कोई भी विवाद हो जाता था उस समय वो उसका निर्णय देते थे। चोलों की दंड व्यवस्था में आर्थिक दंड और सामाजिक अपमान के दंड का विधान था, यानी जो दंड व्यवस्था थी उसमें क्या दिया जाता था? आर्थिक दंड दिया जाता था और सामाजिक रूप से अपमान किया जाता था। जैसे देश गांव से बाहर निकाल दिया तो वो भी सामाजिक अपमान है, जाति से बाहर कर दिया वो भी सामाजिक अपमान है। प्राय आर्थिक दंड काशु, सोने का सिक्का के रूप में देना पड़ता था, यानी जो आर्थिक दंड होता था वो किसके रूप में दिया जाता था? काशु। काशु किसको कहते थे? सोने के सिक्के को। ये हुई हमारी न्याय व्यवस्था, यानी चोल प्रशासन के समय भी ग्राम न्यायालय थे जिससे कि जनता को ज्यादा से ज्यादा न्याय मिले। अब हम पढ़ेंगे आय के स्रोत। तो राज्य की आय का मुख्य साधन भू राजस्व। अब तक हमने जिस भी काल का अध्ययन करा उसमें सभी में आय का स्रोत क्या है? भू राजस्व। भू राजस्व निर्धारित करने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण, वर्गीकरण में नाप जोख कराया जाता था। यानी भू राजस्व निर्धारित करने से पहले क्या किया जाता था? जमीन का सर्वेक्षण किया जाता था, भूमि का, यानी उपजाऊ है अनुपजाऊ है, कितनी फसल हो सकती है कितनी नहीं हो सकती, उसको बांटा जाता था वर्गीकरण और उसकी नाप तोल की जाती थी। तत्कालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग के पैर की माप ही भूमि की लंबाई मापने की इकाई बनी। क्या बनी? राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग के पैर की माप, यानी जो उस समय जो राजा थे, यानी राजा के जो पैर को एक जितना कदम वो चढ़ता उसको नाप माना गया। भूमिकर भूमि की उर्वरा और वार्षिक फसल चक्र देखने के बाद निर्धारित किया जाता था। यानी भूमिकर कब निर्धारित किया जाता है? उसकी उपजाऊपन को देख के, उसकी उर्वरा शक्ति को देखकर और वार्षिक फसल चक्र को देखने के बाद। संभवतः चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 हिस्सा होता था, यानी 33% कर भूमि कर के रूप में लिया जाता था। चोल अभिलेखों की भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कर का भी उल्लेख मिला है। चोल अभिलेखों से हमें पता चलता है कि भूमि कर के अतिरिक्त भी और कई प्रकार के कर लिए जाते थे, जैसे राजस्व कर, आयम, गृह कर, मन्नेइरे, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर, कड्डेइरे, व्यवसाय पर, मगनमई, आजीविका पर लगने वाला कर, आजीवकाशु। ये अपने 5 प्रकार के कर। एक तो अलग ही भूमि कर, राजस्व, आयम, गृह, मन्नेइरे,
व्यापारिक पद्धति पर लगने वाला कर कड्डईरे, व्यवसाय पर मगनमई और आजीविका पर लगने वाला आजीव काशु। राजस्व विभाग का उच्च अधिकारी वारिद पोत गगक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वरिद पोत गगक जो मेन अधिकारी होता था। व्यापार वाणिज्य, आयात निर्यात, सिंचाई कर आदि आय के अन्य साधन थे। यानी व्यापार वाणिज्य से, आयात निर्यात, सिंचाई आदि से भी राज्य को आय होती थी। राजस्व प्रशासनिक और जनहित उपयोगी कार्यों आदि पर व्यय होता था। ये हुआ अपना केंद्रीय प्रशासन। अब हम पढ़ते हैं प्रांतीय प्रशासन, यानी जो चोल प्रशासन था पहले केंद्र में और एक फिर बाद में किसमें बटा हुआ था? प्रांत में। तो साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में विभाजित था। आज भी राज्यों में विभाजित है, परंतु उस समय क्या कहा जाता था? मंडलम। प्रांतों को चोल काल में क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। इसके प्रशासक को मुंडाली कहते थे। यानी जो जैसे अभी गवर्नर होते, राज्यपाल होते, मुख्यमंत्री होते, वैसे इस समय प्रशासक को क्या कहा जाता था? मंडल मुंडाली सामान्यतः राज परिवार का सदस्य होते थे। मंडल मुंडाली क्या होते थे? तो जो जिन्हें राजा नियुक्त करता था। प्रांतों के अपने अधिकारी सेना न्यायालय होते थे। प्रांतों का विभाजन क्रमशः वलनाडु, कोटम नाडु, जिला, कुर्रम, ग्राम समूह एवं ग्राम में होता था। अब स्थानीय प्रशासन जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे प्रश्न आता है बेटा। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ग्रामीण और नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वायत्तता, जो किसके माध्यम से होता था? उर सभा, महासभा, नगरम। जैसे पंचायती होता है, पंचायती प्रशासन, और नगरीय प्रशासन होता है पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ऐसे। तो उस समय क्या नाम है? उर सभा, महासभा, नगरम। इनके सदस्यों के लिए शैक्षणिक, आर्थिक और नैतिक योग्यताएं अनिवार्य थी। यानी इनका सदस्य बनने के लिए शैक्षणिक, आर्थिक और नैतिक योग्यता है। ये निर्वाचित सदस्यों को पेरू मक्काल कहा जाता था। जैसे पार्षद कहते हैं अब, वैसे इनको क्या कहा जाता था? पेरू मक्काल। ये सदस्य समितियां, जिन्हें वारियम कहा जाता था, के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था, भूमि विवरण, लगान, करों की वसूली, मंदिरों की देखरेख, न्याय आदि प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करते थे। यानी ये क्या करते थे? वारियम सिंचाई व्यवस्था, भूमि विवरण, लगान, करों की वसूली, मंदिरों की देखरेख, न्याय आदि प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करते थे। और सामान्य वयस्क पुरुष करदाताओं की सभा थी। और किसकी थी? वयस्क पुरुषों की, जो कर देते थे। जबकि सभा और महासभा में सिर्फ ब्राह्मण सदस्य होते थे। यानी वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो बटा, उसमें सबसे उच्च जाति कौन सी थी? ब्राह्मण। इनके अतिरिक्त आंतरिक सहायता प्राप्ति केंद्रीय हस्तक्षेप न के बराबर था। यानी किस राजा को हस्तक्षेप नहीं करता था प्रांतीय ग्रामीण शासन में। वस्तुतः ग्राम लघु गणतंत्री थे। इस प्रकार चोल प्रशासन सुगठित कार्यकुशल शासन था।